हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडीशाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके एलटी ग्रेड का पूरा विज्ञापन आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर के हम लोग एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करेंगे उसको, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ कि जितना भी अभी तक आप लोगों ने देखा, समझा, उससे बेहतर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कहाँ से करना है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो उसकी विश्वसनीयता जो है उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो चलिए, आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाइए और यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट्स लिखा है। ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन देखिए, असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट जो है ग्रेड का जो है उस पे आप यहाँ पर जाएंगे। व्यू एडवर्टीजमेंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है विज्ञप्ति पूरी की पूरी खुल के आएगी, ठीक है? एकदम क्लियर है। अगर आपको जो है अप्लाई करना है तो आप अप्लाई पर जाकर के क्लिक कर देंगे। तो यहाँ जिस भी विषय से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस विषय के सामने आप यहाँ जो है ऑथेंटिकेट चाहे देखिए, उस विषय के सामने आपको वैकेंसी दिख जाएगी। क्वालिफिकेशन आपको देखना है। जैसे आप लोगों का ज्यादा क्वेरी रहता है कि सर इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप एक एक सब्जेक्ट के सामने चेक क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, आप वहां क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर किस चीज के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन है। देखिए, ठीक है? जैसे ये मान लीजिए किस विषय का है, हिंदी का है, तो यहाँ पर पूरा उसका क्वालिफिकेशन दिया है कि आपका जो है ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरमीडिएट लेवल में आपका संस्कृत एक विषय होना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद यहाँ नीचे आपको दिया है कि किस वर्ग के लिए कितनी फीस यहाँ पर रखी गई है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको भरना है फॉर्म तो आप ऑथेंटिकेट विद ओटीआर पर जाएंगे और आपको बताया जा चुका है कि ओटीआर आपको पहले ही कर लेना है, ठीक है? चलिए, अब हम एडवर्टीजमेंट पर आते हैं और इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है? तो मैंने जो भी विशेष बिंदु हैं उनको अलग से रखा हुआ है और उन पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। माफ कीजिएगा। चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेट को, ठीक है? सबसे पहली चीज दी गई है कि आवेदन जो है प्रारंभ करने के लिए जो डेट्स दी गई हैं उनको देखते हैं। देखिए, जो आपका विस्तृत विज्ञापन आया ये किस तारीख को आया? कल, मतलब 28 तारीख को आया है। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हुआ है? कल से ही शुरू हो गया, 28 तारीख से। लास्ट डेट आवेदन और फीस जमा करने की क्या है? 28/8, मतलब 28 अगस्त लास्ट डेट होगी। इसके बाद बात करें संशोधन आप कब तक कर सकते हैं, तो 4 सितंबर तक संशोधन आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है? मतलब 28 लास्ट डेट के बाद 4 तारीख तक आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं जो आपने फॉर्म भरा है। आगे अगर हम बात करें देखिए, रिक्तियों की संख्या की अगर हम बात करें कितनी पोस्ट है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो है महिला वर्ग में 2525, पुरुष वर्ग में 4860 और दिव्यांग में अगर देखें तो 81 है। टोटल 7466 पोस्ट यहाँ पर आपकी बन रही हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि देखिए, यहाँ पर ये है कि रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों व आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। टेंटेटिव होती हैं, मतलब घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर पद की प्रकृति क्या है? ये अराजपत्रित पद होते हैं, समूह गा में आते हैं। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 होता है। ग्रेड जो है 4600 का होता है। जैसे बेसिक का जो ग्रेड होता है प्राइमरी वाला, वो होता है 4200 का। कितना होता है भाई? 4200 का। और इनका होता है 4600 का। लेवल साथ में आते हैं, ठीक है? बैंड जो है वो साथ में आते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। ओके है? चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा मेन चीज शुरू होता है यहाँ से कि जब भी आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक ही आप श्रेणी, उप श्रेणी, जो भी चीजें हैं उसमें आप उसको भर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि तक, ठीक है? अगर आपने कोई भी चीज उसमें गलत भर दी है और लास्ट डेट के बाद आप सोचते हैं कि ऑफलाइन हम आयोग में जाकर के उसको सुधार करवा लें, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक भाई? चलिए, और अगर आपने गलत सूचना उसमें डाल दिया है तो आपका अभ्यर्थन क्या किया जाएगा? आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और आप समझिए कि आवेदन करते टाइम जितने भी आप वहां पर डॉक्यूमेंट भर रहे हैं, ठीक है, सबका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, सबकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आवेदन जो आप करते हैं उसका जो आप प्रिंट निकालेंगे उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए।
मतलब एक एक चीज उसका शुल्क जमा कर रहे हैं, हर एक चीज की कॉपी आपके पास रखी होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि फीस, ठीक है, कितना आपकी फीस लगनी है। तो इसमें अब की बार जानते हैं प्री मेंस दोनों होना है, ठीक है। तो आपकी जो फीस लगेगी वो जो जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, इनके लिए कहा गया है 100 रुपया परीक्षा शुल्क है और 25 रुपया जो ऑनलाइन, मतलब 125 रुपया है। ये आपका हो गया प्री का। अगर हम मेंस की बात करें, ठीक है, तो आप एक चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा, जितना परीक्षा शुल्क है प्री का, मेंस का उसका डबल होगा। मतलब कि अगर हम अनारक्षित वाला बात करें तो 200 ये हो जाएगा, प्लस 25 रुपया और जोड़ लीजिए, तो 225 रुपया जो है आपका मेंस का फीस हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर हम अनुसूचित एससी और एसटी की बात करें तो 40 और 25 65 हो रहा है ना, तो आप इसको 80 कर लीजिए और ये 20 105 आपका क्या हो जाएगा, ये मेंस का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम दिव्यांग के लिए बात करें तो कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगता है, केवल 25 रुपया लगेगा, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए वही होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए क्या है भाई, 40 रुपया प्लस 25 रुपया, तो ये 65 हो रहा है ना इनका, तो इनका भी क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, क्योंकि ये 80 और ये 20, 105, 40 इसमें जोड़ लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है अगर, और महिला है, और कोई खिलाड़ी है अगर, तो महिला के लिए क्या है, अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है उनकी जो है फीस लगनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण कर लेना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मैंने पहले ही बताया कि आपको कर लेना चाहिए। और यहां एक चीज आप ध्यान से समझिए कि जो है ओटीआर का 3 दिन पहले होना चाहिए। देखिए 72 घंटे, हाँ, यहाँ देखिए, आप अगर आवेदन आज करना चाहते हैं तो आज से 3 दिन पहले आपका ओटीआर भरा जाना चाहिए। या यूं कहें कि अगर आप आज ओटीआर भरते हैं, ठीक है, आज ओटीआर भरते हैं तो आज के 72 घंटे बाद, ठीक है, आप आवेदन कर सकेंगे। मतलब आज के 3 दिन बाद आप आवेदन कर सकेंगे। अगर आप 1 तारीख को ओटीआर भरते हैं तो आप 4 तारीख को ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए बताया जा रहा था कि बार बार आप ओटीआर जो है पहले ही फाइल कर लीजिए। जैसे ही आपका जो है नोटिफिकेशन आए, पोर्टल खुले, तुरंत आप आवेदन कर लीजिए, क्योंकि बाद में साइट जो है चलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पर विशेष सूचना में क्या दिया गया है, मेन ये है कि ओटीआर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको सूचनाएं दी जाएंगी, तो ये आपको सुरक्षित रखना है। साथ ही साथ जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आप सुरक्षित रखेंगे। आपको आयोग में कोई चीज अभी सबमिट नहीं की जानी है जब तक कि आपसे मांगा ना जाए, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। आरक्षण में कुछ चीजें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी मतलब आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या माने जाएंगे, अदर स्टेट माने जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अदर स्टेट माने जाएंगे। अदर स्टेट वाले जनरल की तरह काउंट होते हैं, मतलब उनको कोई भी लाभ या छूट दे नहीं होती है। तो यही चीज इसमें लिखी है, आपके पास अगर यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर दिया गया है कि एक ही लाभ आपको दिया जाएगा। अगर आप कई श्रेणी में लाभ के हकदार हैं तो भी आपको एक ही लाभ दिया जाएगा, जो सबसे ज्यादा लाभकारी वहां पर होगा। महिलाओं के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है भाई, महिलाओं के लिए सबसे जरूरी है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा, अगर वो जनरल के अलावा किसी आरक्षित श्रेणी में आती हैं तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो पिता पक्ष का होगा। ऐसा नहीं है कि पति पक्ष का होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी या कोई भी कैटेगरी का है, किसी आरक्षित वर्ग का है, या उसकी शादी किसी दूसरे वर्ग में हो जाती है, तो क्या होता है कि उससे उसकी जाति नहीं बदल जाएगी। इसलिए पति पक्ष का ना लगा के जो है पिता के पक्ष का लगता है। मतलब ये उनके महिलाओं के ससुराल पक्ष का ही जो जाति प्रमाण पत्र है वो माना जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि जो भी आप अगर आरक्षण में की श्रेणी में आते हैं तो आपको कुछ जो है प्रारूप दिए गए हैं परिशिष्ट 1 में, ठीक है। आप ये नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे तो परिशिष्ट 1 आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये परिशिष्ट 1 है। यहाँ पर आपको हर एक जो प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप दिया गया है, ठीक है। आपने जिस भी प्रारूप पर अपना अपना जो है बनवाया है, कोई भी प्रमाण पत्र बनवाया, जैसे आप मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का बनवा रहे हैं, दिव्यांग का बनवा रहे हैं, उसके साथ आपको इस प्रारूप पर भी क्या करना है, आपको जाकर के साइन करवा लेना है और ये बनवा लेना है, ठीक है। आगे चलें। देखिए आगे अगर हम बात करते हैं वैवाहिक स्थिति की,
तो ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, ठीक है, या ऐसे महिला जिनके एक से अधिक जीवित पति हो, तो वो क्या करेंगे, वो जो है फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब तक कि राज्यपाल उनको अनुमति ना दे दें। ठीक है, ओके है। चलिए, ये एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली कहानी थी, उसको ध्यान रखिए। यहाँ पर मेन चीज आ गई एज की। तो एज में ये था कि 1 जुलाई 2025 तक कितनी एज होनी चाहिए भाई, न्यूनतम 21 होनी चाहिए, अधिकतम 40 होनी चाहिए। तो छूट की बात इसमें की जा रही थी क्योंकि 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई थी, तो अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें कुछ छूट प्रदान की जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करें या अदर स्टेट की बात करें तो उनके लिए तो यही 40 साल ही है। अधिकतम उम्र कितनी है, 40 साल है। कैटेगरी के हिसाब से जो है छूट कुछ मिलती है। ये देखिए, नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं। आयु में छूट क्या होगी, SC ST OBC, कोई खिलाड़ी हो, राज्य सरकार कर्मचारी हो, कोई परिषदीय मतलब जो बेसिक वाले टीचर होते हैं, अगर उसमें कोई शिक्षक है या उससे अलावा कोई कर्मचारी परिषदीय का, या एडेड वाले हैं जो TGT वाले होते हैं, जिनका माध्यमिक एडेड वाला जो स्कूल है उसमें अगर हैं, तो इनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। कितने वर्ष की, 5। अब 5 वर्ष की छूट मिलेगी अगर, देखिए थोड़ा सा गले में खराश है, इस वजह से खांसी आ जा रही है। देखिए, अगर 5 वर्ष की छूट मिलेगी तो इनका क्या होगा, 45 वर्ष एज हो जाएगी लास्ट वाली। और अगर दिव्यांग हैं तो इन्हें 15 वर्ष की छूट मिलेगी, तो कितने साल तक, 55 साल तक इनकी छूट हो जाएगी। भूतपूर्व अगर सैनिक है तो 3 साल बढ़ा लीजिए। जैसे अगर इनका OBC कैटेगरी में आते हैं तो 45 हुआ, तो 3 और बढ़ा दीजिए, 48 हो जाएगा। जनरल में अगर आते हैं भूतपूर्व सैनिक तो 40 है, 40 में 3 और जोड़ लीजिए, 43 हो जाएगा। दिव्यांग अगर है तो 3 और जोड़ लीजिए, तो उनका 58 हो जाएगा। ये भूतपूर्व सैनिक वगैरह के लिए, ठीक है। अदर स्टेट वालों को कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ये आपकी एज की बात हो गई। अगर आप इसमें इस श्रेणी में आते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। एज कैलकुलेट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 तक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक अर्हताएं विषयवार, जो भी आपकी योग्यताएं हैं। तो देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो आपको दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे हिंदी का है तो मैंने बताया कि आपका हिंदी में स्नातक होना चाहिए और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट भी होना चाहिए। या ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, तो ये भी आपका माना जा सकता है, ठीक है। ओके भाई, चलिए, ये आपके सारे विषय के यहाँ पर दिए गए हैं। आप नोटिफिकेशन में एक एक विषय का जाकर के पढ़िएगा, अदरवाइज आप पिछली जो है वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वहां आपको हर एक विषय के दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दिया गया कृषि वाला, अगर कृषि में आप भरेंगे तो ये एग्रीकल्चर वाला अगर आप भरेंगे तो केवल पुरुष अभ्यर्थी ही उसमें पात्र हैं, महिला अभ्यर्थी उसमें नहीं भर पाएंगी। आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, ठीक है। मेन जो है, जो परिवर्तन किया गया है चयन प्रक्रिया में, यही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब की बार प्री मेंस होगा। क्या होगा, प्री और मेंस होगा, दोनों जो है आपको पास करने होंगे। प्री की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, मैं अभी परीक्षा पैटर्न पूरा आपको बताऊंगा, ठीक है। प्री मेंस होगा, आपका जो चयन होगा वो मेंस के ही आधार पर होगा। प्री में आप 150 में 150 ले आइए, ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बस प्री पास हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको चयन लेना है तो आप मुख्य परीक्षा में जितने अंक पाते हैं उसी के आधार पर आपका चयन वहां पर किया जाना है। मेन चीज और एक देख लीजिए, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में सीट नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर जो है प्री प्री परीक्षा में आपने श्रेणी का लाभ लिया है, आरक्षण का लाभ लिया है, तो आपको मेंस में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, अच्छे से समझिए, मान लीजिए आपने प्री में आरक्षण का लाभ ले लिया, मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से आते हैं, आप जब पास होते हैं प्री, तो वो किस में पास होते हैं, आप OBC में ही पास हो रहे हैं, जनरल में नहीं पास होते हैं। उसके बाद आप अगर मेंस में जाते हैं, ठीक है, अगर आप मेंस में जाते हैं, मान लीजिए प्री में आप OBC में पास हुए, मेंस में अगर आप जनरल में फाइट करते हैं तब भी आपको जनरल की सीट नहीं दी जाएगी, आपको OBC की ही सीट दी जाएगी, ठीक है भाई, समझ गए आप।
मतलब अगर आपने यहां श्रेणी का लाभ लिया तो यहां भी आपको श्रेणी में ही सीट दी जाएगी। अगर आप श्रेणी में पास नहीं होते हैं तो आपका जो है चयन यहां पर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपने यहां पर जनरल में क्वालिफाई किया, ठीक है, आपने प्री जनरल में क्वालिफाई किया, तो आप मेंस में आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं, आप जनरल की सीट भी पा सकते हैं और क्या है अपने कैटेगरी की सीट भी पा सकते हैं। इसका मतलब यही है यहां पर, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम एक एक चीज को देखते हैं, जो आपके जो है परीक्षा का पैटर्न है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए पहली चीज आप जानते हैं कि दो पेपर होंगे, एक प्री होगा एक मेंस होगा, दो चरण में प्रक्रिया होगी। जो आपका प्री होगा वो कैसा होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कैसा होगा, 4 ऑप्शन वाला होगा, ठीक है, ABCD वाला, जिसमें आप उत्तर लगा दें, ठीक है। ये ऐसा होगा, मतलब OMR सीट भरने वाला होगा। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। ध्यान देंगे कि सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, मतलब ये GK GS के 30 प्रश्न होंगे। और क्या होगा, प्रत्येक वैकल्पिक विषय जो है, जैसे आप हिंदी से हैं, संस्कृत से हैं, जिससे भी है, उसके आपके 120 प्रश्न होंगे, ठीक है, ओके है। 30 प्रश्न जीएस के, 120 प्रश्न आपके मुख्य विषय के होंगे। ये सीधा सा वही है जो 2018 में आपका LT ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पेपर हुआ था सेम वही है। मतलब जिसपे पिछला वाला एक ही पेपर होता था ना, अब उसी को प्री कर दिया गया है, मेंस को अलग कर दिया गया है, ठीक है, ओके है भाई। 300 नंबर का होगा, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 150 प्रश्न 300 नंबर के हो जाएंगे। यहां पर 2 घंटा आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्या है भाई, 2 घंटा आपको मिलने वाला है। अब यहां पर यह बात होगी कि 15 गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। मान लीजिए हिंदी में अगर 100 सीट है, ठीक है भाई, कितना, 100 सीट है, तो मेंस के लिए कितने अभ्यर्थी लिए जाएंगे, इसके 15 गुना, मतलब 1500 अभ्यर्थी पास किए जाएंगे। ये मैं वो बता रहा हूं कि हिंदी में अगर 100 सीट है तब की, तो जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना आप कर लीजिए, उतने ही अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब यहां पर और हम बात करते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग भी है, उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या है, इसमें यही दिया गया है कि प्री में जो पास होंगे उन्हें ही मेंस में लिया जाएगा। यहां सोशल साइंस के लिए दिया गया है, सोशल साइंस में 4 विषय होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र होगा। इसमें जो है प्रत्येक खंड के 60-60 प्रश्न होंगे, चारों के 60-60 प्रश्न होंगे। आपको इसमें से किसी 2 खंड को करना है, किसी भी 2 खंड को आप करेंगे तो आपका 120 नंबर मेंस मुख्य परीक्षा वाला, मुख्य विषय वाला हो जाएगा। तो 120 प्लस जीएस के 30 आपके 150 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आइए हम लोग निगेटिव की बात करते हैं, माइनस मार्किंग की। तो माइनस मार्किंग क्या है कि प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 माइनस हो जाएगा अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं। अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका जो भी एक प्रश्न पे जितना नंबर मिलता था उसका 1/3 कट जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, मतलब 1/3, मान लीजिए एक प्रश्न पर 2 अंक मिल रहे हैं, आपने एक प्रश्न गलत किया तो इसका 1/3 हिस्सा कट जाएगा। मतलब कितना कट जाएगा, 2/3 अंक कट जाएगा। एक प्रश्न गलत करने पर मतलब कितना अंक कटेगा, 0.66 अंक जो है आपका कट जाएगा अगर आपने एक प्रश्न गलत किया तो। या यूं कहें कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किया, क्या किया, 3 प्रश्न आपने अगर गलत किया तो आपका एक प्रश्न का जो नंबर है वो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 2 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके है, इतना क्लियर है। चलिए ये माइनस मार्किंग का हो गया कि 3 प्रश्न आप गलत करते हैं तो एक प्रश्न का उत्तर आपका कट जाएगा, मतलब आपके 4 प्रश्न गलत हो जाएंगे, 3 ये प्लस एक जो सही था वो भी गलत हो जाएगा। आपको कुछ न्यूनतम अंक लाने हैं प्री और मेंस दोनों में, तभी आपको जो है सूची में शामिल किया जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 35% अंक लाने हैं। मतलब अगर 150 की हम बात करें, ये हमने प्री का लिखा है, 150 की बात करें तो आप अगर SC ST से हैं तो आपको 52.5 इतने अंक लाने, मतलब 52.5 नंबर लाना है। अगर आप दूसरे किसी भी कैटेगरी से आते हैं या अदर स्टेट के हैं तो आपको 40% अंक लाना है, मतलब कि आपको 60 अंक लेकर के आना है। 150 में आप 60 अंक लाएंगे तब आप पास होंगे। अब ये आप समझिए कि अगर आप 60 नंबर ले आते हैं तो क्या आप प्री पास कर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको पहले बताया गया कि 15 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, तो जो ऊपर से होंगे वो 15 गुना अभ्यर्थी लेके ऊपर से ले लिए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब आप उसमें कहां आते हैं ये देखना है।
आप उस 15 गुना में अगर आएंगे तो ठीक। यहाँ पर यह है कि अगर आप 60 नंबर से कम पाते हैं तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे, आपको सूची में चयनित होने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके माइनस मार्किंग की बात हो गई। और यहाँ परीक्षा पैटर्न आपने देख ही लिया है कि क्या क्या इसमें होने हैं। ये प्री के लिए था। मेंस के लिए अगर हम बात करें तो मेंस के लिए क्या क्या है मुख्य परीक्षा के लिए, देखिए 20 आपके, देखिए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, टोटल 20 प्रश्न आपके होंगे, 2 खंड में बटे होंगे, एक में 10 प्रश्न होगा, एक में 10 प्रश्न होगा। कितना टोटल अंक होगा भाई, 200 अंक होगा। ठीक है अब देखिए ये जो आपके दोनों जो खंड होंगे उसमें कौन कौन से होंगे, एक आपका होगा लघु उत्तरीय होगा, ठीक है, एक आपका होगा दीर्घ उत्तरीय होगा। 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के होंगे, 10 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय के होंगे। ये 10 मिलाकर के 80 नंबर का होगा और दीर्घ उत्तरीय मिलाकर के 120 नंबर का होगा। टोटल आपके 200 नंबर के होंगे। ठीक है, टोटल कितने नंबर, 200 नंबर। लघु उत्तरीय एक प्रश्न 8 नंबर का होगा और दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न आपका 12 नंबर का होगा। ठीक है, मतलब ये एक जो छोटे वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 8-8 नंबर के होंगे, तो 10 प्रश्न 80 नंबर के हो गए। और ये जो है आपके दीर्घ उत्तरीय बड़े वाले प्रश्न होंगे वो 10 प्रश्न होंगे, वो 12-12 नंबर के होंगे, मतलब 120, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 200 नंबर का आपका मेंस होने वाला है। टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे का। अब यहाँ पर बात आती है भाई कि ये किस पे होगा, ये केवल आपका जो मुख्य विषय है, जैसे आप हिंदी से हैं तो ये हिंदी के ही प्रश्न होंगे, आप संस्कृत से हैं तो केवल संस्कृत के ही प्रश्न होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर ये कहा गया है, देखिए यहां पर ये कहा गया है कि 2 खंड में होगा, जो पहला खंड होगा उसमें 10 प्रश्न लघु उत्तरीय, ये मैंने आपको बता दिया। ये कितने शब्दों में लिखने हैं, एक प्रश्न का उत्तर आपको 125 शब्द में लिखने होंगे, ये लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या है, लिखने वाले हैं, इसमें 4 ऑप्शन वाले नहीं है। और आपका जो दीर्घ उत्तरीय है इसके आपके 200 शब्द में उत्तर लिखने हैं। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, ओके भाई, प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी तैयारी अभी से कैसे आप करेंगे भाई। देखिए एक बार आप क्या करते हैं, प्री की अलग तैयारी करते हैं, मेंस की अलग तैयारी करते हैं, तो ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो आपका नुकसान होगा। आप एक साथ प्री मेंस दोनों की तैयारी को लेके चलिए। आपको अभी से लिखने की क्षमता अपनी विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जब वहां पर लिखना पड़ेगा तो अभी तक आपका अभ्यास किस चीज का रहा है, टिक मारने वाला, गोला भरने वाला। लेकिन ऐसा नहीं, आप प्री पास कर जाएंगे, मेंस में गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी से आप जो है लिखने का अभ्यास करिए कि आंसर राइटिंग को आपको अपने बढ़िया बनाना है, ताकि आप मेंस में चयनित हो पाए। प्री पास कर जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक आप मेंस नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि चयन सूची जो बनेगी वो मेंस के ही आधार पर बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो उसमें दिया है और मैंने नहीं बताया हो। ठीक है, देखिए एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे भाई, कि जो रिक्तियों की संख्या है चलिए, रिक्तियों की संख्या मैंने आपको बताया नहीं है और सिलेबस नहीं बताया है। तो रिक्तियों की संख्या आप यहां जाकर के सबसे नीचे देख सकते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं, किस श्रेणी में कितने पद हैं, आरक्षित श्रेणी में कितने हैं, कैसे क्या है, आप इसमें जाकर के नीचे देख पाएंगे। ठीक है, देखिए ये रिक्तियों की संख्या यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सिलेबस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सिलेबस एकदम अच्छे से समझा दूंगा, जो आपका जीएस वाला पार्ट है 30 नंबर का प्री के लिए। ठीक है, ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।